आज हम लोग जय के द्वारा आयोजित 9th क्लास का एग्जामिनेशन जो 2024 में फाइनल एग्जाम हुआ उसका पेपर 2 का यानी गणित का हम लोग पूरा क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो एग्जाम दे चुके हैं वो आप मिला लीजिए कि हम सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। हम पूरा एक्सप्लेन के साथ इसको हल करने वाले हैं, पहला से 40वां सवाल तक। आपके गणित में 40 सवाल थे और 40 सवाल बनाना था आपको अनिवार्य रूप से, और 40 में आपको सभी सवाल को ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। सभी को आपको ओएमआर शीट में ब्लैक भी करना था। ये ओएमआर शीट है और इस ओएमआर शीट पर आपको ब्लैक करना था और आपको सभी का आंसर आपको देना था। तो आप आंसर कैसे दिए हैं आप कमेंट भी कीजिएगा। मैं पहला से 40वां सवाल तक बता रहा हूं और जैसे ही मैं सवाल को लिखूंगा आप उसका कमेंट कीजिएगा कि मैं सर ये सवाल का आंसर मैं ये दिया हूं। ठीक है, आप हर एक सवाल के बाद कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि मेरा ये सवाल गलत हो गया सर, मेरा यह सवाल सही है सर, मैं 40 में कितना नंबर लाया सर। तो आप अपने से नंबर भी मिला सकते हैं कि 40 में आप कितना नंबर लाए हैं। तो सभी सवाल का आप हल कीजिए और अपने से नंबर भी भेजिए हमको कि आप कितना नंबर लाए हैं। 40 में 40 कौन लाया, 40 में 35 कौन लाया। जो 35 लाया होगा बहुत एक्सीलेंट है उसका, ठीक है, क्योंकि नंबर यहाँ पर वैल्यू नहीं करता है। यहाँ पर एग्जाम है और एग्जाम में हल्का सवाल भी बच्चों से गलत हो ही जाता है। टीचर भी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। करते हैं, आप कमेंट कीजिएगा कि मेरा सवाल इतना सही हुआ सर, और हर एक क्वेश्चन के बाद आप जरूर कमेंट कीजिए कि मैं ये सवाल का ये आंसर दिया हूं। मेरे पास ये देखिए क्वेश्चन है, अभी जो एग्जाम हुआ उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है गणित का, और ये गणित के क्वेश्चन से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसी से हम सोल्व करेंगे। सब हम बोर्ड पर लिख लिख के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। अगर किसी नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है तो उसकी तैयारी भी आप इससे कर सकते हैं। एक मॉडल सेट भी होगी आपके लिए, किसी तरह से क्वेश्चन आता है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जो अभी 8 क्लास में है उनको भी शेयर कीजिए, जो 9th का भी एग्जाम दे दिए हैं उनको मिलाने के लिए भी उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी एक क्वेश्चन को मिला सकें। चलिए, थैंक यू। शुरू करते हैं पहला सवाल से कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसे चर्चा करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ टर्म है, जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक जाता है, प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि ये जो प्राकृत संख्या था 1 2 3 4, इसमें हम 0 को ऐड कर लेते हैं, ये पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? हम लोग जैसे 0 1 2 3 4 ये सब है, लेकिन इसके पहले भी -1 -2 इस तरह से ऐड हो गया तो पूर्णांक संख्या हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे, वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि 2x = 5 इस तरह का कोई समीकरण आ गया, इसमें x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे? 2 को उधर ले जाएंगे तो x = 5/2 आ जाएगा। ये जो आया 5/2 ये ना तो प्राकृत है ना तो पूर्ण है ना पूर्णांक है, ये 5/2 है, मतलब ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो ये जो आया इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या है कि ये परिमेय संख्या p/q के रूप में रहेगा। यहाँ पर q का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, q का मान 0 नहीं हो सकता है, p/q के रूप में रहेगा, लेकिन q का मान 0 नहीं रहेगा, चाहे 1 रहेगा 2 रहेगा 3 रहेगा, मतलब प्राकृत संख्या रहेगा। जो हर है वो प्राकृत संख्या कोई रहेगा, 0 नहीं रहेगा। इस तरह से ये परिमेय संख्या का निर्माण होता है। यहाँ पर सवाल आपका दिया गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पर इस सवाल को हल करते हैं कि कैसे इसको देखेंगे। ठीक है, तो सब एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है इसमें कि 2 - √5, जब हम अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं पहले इसको देख लेते हैं कि अपरिमेय क्या होता है, क्योंकि हमको परिमेय चुनना है इसमें से। तो हम जब तक नहीं जानेंगे कि अपरिमेय क्या है तो फिर हम इसको नहीं चुन पाएंगे। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय हम लोग देखें कि कोई भी जो संख्या है वो p/q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन जब अपरिमेय संख्या वो होता है जो p/q के रूप में नहीं लिखा पाता है। ठीक है, इसका p/q के रूप में हम नहीं लिख पाते हैं, मतलब ये आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 0.4 को हम लोग लिख रहे हैं तो 0.4 को हम लोग 4/10 रूप में लिख देते हैं। तो ये 3 3 इस तरह से बढ़ते जा रहा है तो उसको हम लोग नहीं काट पाते हैं, ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय उसको कहते हैं जिसका शांत रूप से p/q के रूप में हम लोग लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।
और 2 एक प्राकृत संख्या है, यानी कि परिमेय, ये प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, कुछ भी इसको कर सकते हैं। तो जब अपरिमेय संख्या के साथ, किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई प्राकृत संख्या या परिमेय संख्या को जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करते हैं तो उसका जो मान आता है वो अपरिमेय ही आता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ 2 -√5 है, ये अपरिमेय है, तो इसका भी हम इसमें से माइनस भी कर रहे हैं तभी अपरिमेय ही आएगा। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ 1/√2 है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम 1 के साथ √2 को भाग करते हैं, √2 से भाग करते हैं तो इसका भी अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो ये भी अपरिमेय ही रहेगा। 2 पाई को हम लोग देखते हैं तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। इसको हम 2 से गुना कर रहे हैं तो गुना भी कर रहे हैं तब भी ये अपरिमेय ही रहेगा। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि √7 ये ऊपर नीचे है तो √7 तो कट गया। √7 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऊपर भी अपरिमेय नीचे भी अपरिमेय बराबर है, ये √7 को काट दिए, ये बच गया अब 2/7। अब 2/7 को देखिए ये कैसा संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। 2/7 कैसा संख्या है? एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरा आंसर इसका सही होगा, √2√7/7। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो दूसरा, ये 2/7/7 ये परिमेय संख्या है। ये दूसरा सवाल है कि शून्य क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है? तो आप जान रहे हैं शून्य, हम लोग शून्य जैसे अभी हम लोग देखे पहला सवाल में कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। ठीक है, जो पूर्ण संख्या होता है वो जो 0 से शुरू होता है। ठीक है, इस तरह से अपरिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में रहता है, और अपरिमेय संख्या रहता है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो इसका हम लोग 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 शून्य को हम क्या लिख सकते हैं? या तो 0 लिख सकते हैं या 0/1 लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। 0/1 बराबर भी 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या। 0 एक लगाने के बाद ये पूर्ण संख्या हो रहा है। ठीक है, 0 लगाने के बाद 1 2 3 4 है वो पूर्ण संख्या हो रहा है, पूर्ण संख्या का एक समूह बन रहा है। अकेला अगर हम 0 को कहें तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है कि परिमेय संख्या, तो ये सही होगा, ये पूर्ण सही नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं रहता तब हम पूर्ण संख्या कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको ही टिक लगाएंगे, परिमेय संख्या को। क्यों परिमेय संख्या को लगाएंगे? कि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और ये 0 p/q के रूप में है, और यहाँ पर q बराबर 0 नहीं है। ठीक है ना, तो ये परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में है कि 0.3 रैकरिंग किसके बराबर है? तो यहाँ पर 0.3 को रैकरिंग दिया गया है। रैकरिंग का मतलब क्या होता है कि 0.3 रैकरिंग, इसको हम लिख सकते हैं 0.333, मतलब ये रिपीट हो रहा है, इतना बार रिपीट हो रहा है कि ये रिपीट इतना बार हो रहा है कि हम उसको लिख नहीं सकते हैं, मतलब ये अनंत तक रिपीट हो रहा है। तो जब अनंत तक रिपीट होता है तो उसको हम लोग रैकरिंग ऊपर में देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम बना के देखें लॉन्ग विधि से, हम इसको समझा करके आपको बनाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको बनाएंगे, माना कि 0.333 इसके बराबर, इसको हम बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर, माना कि हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं माना कि x बराबर इतना है। ठीक है, और इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। अब हम देखते हैं पहला समीकरण में, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ हम 10 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए, ये x को हम 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, बराबर इसको 10 से अगर गुना करेंगे तो 0.3 था तो ये हो जाएगा 3.3333, इस तरह से हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब ये जो दूसरा समीकरण हम बनाया तो इसको हम लिखते हैं समीकरण 2 - 1, है ना। समीकरण 2 - 1 करने पर, मतलब 2 में से हम 1 को घटाएंगे। तो 2 में से जब हम एक समीकरण को घटाते हैं तो क्या होता है? देखिए, 10x में से x घटाएंगे, ऐसे लिखेंगे 10x, ये लिखेंगे 10x - x बराबर क्या? तो इसमें से इसको घटाना है, मतलब क्या कि 3.3333 है, ये है, माइनस 0.3333 है ना, इसको घटाना है।
तो घटाएंगे 10x में से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x। और 3.33 जैसे यहाँ पर लिख करके देखिए, आपको 3.33 है और ये है 0.33 है। अगर इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, 0 0 है ना, और ये 3, इस तरह से 3.00 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3.00 मतलब 3 ही खाली होगा। ठीक है, अब ये 9x बराबर 3 आ गया, x बराबर क्या आ जाएगा, तो 3/9 आ जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9 यानी 1/3। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0.3 रेकरिंग के बराबर किसके बराबर होगा, तो 1/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सही हुआ, पहला सही हुआ। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बस इसका ऑप्शन पहला होगा। अब ये सवाल है 1/√2 का परिमेयकरण क्या है। 1/√2 का परिमेयकरण का मतलब होता है कि अगर हर में रूट दिया हुआ है तो इस रूट को हटाना है ना, रूट को हटाना है, इसी को हम कहते हैं परिमेयकरण। मतलब हर में जो रूट दिया हुआ है उसको हटाना है। तो यहाँ आता है सवाल है 1/√2, ये √2 को रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हमको क्या करते हैं, हम लोग नीचे √2 से अगर गुना कर देंगे, यानी √2 और √2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, नीचे क्या चीज हो जाएगा, √2 और √2 गुना होता है तो √2 का स्क्वायर हो जाता है। और स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं सिर्फ 2, यानी कि स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है तो 2 बचता है। तो नीचे जो 2 बचा, ये नीचे से रूट हट गया। तो नीचे रूट हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, नीचे को रूट से मतलब हर में √2 से गुना करें तो अंश में भी √2 से ही गुना करेंगे। एक और √2 को गुना करेंगे तो √2 ही होगा, यानी कि ऊपर में क्या आ गया, √2 और नीचे क्या आ गया, 2। ये आपका ऑप्शन सही होगा। कौन ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, दूसरा ऑप्शन सही है। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं चौथा। अब 5वां सवाल हम देखते हैं। यहाँ 6ठा सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 36 के पावर 1/2 का मान क्या होगा। तो 36 का पावर 1/2 है, मतलब हम क्या करते हैं इसको, 36 का पावर 1/2 है। पावर 1/2 को अगर हम इसको बनाए तो 36 को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो देखिए 36 को तोड़ेंगे तो 6 गुना 6 लिख सकते हैं 36। ठीक है, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इसका पावर है 1/2, मतलब क्या कि 6 का पावर 2 गुना 1/2। इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ अगला सवाल है 2 जोड़ √2 इंटू 2 माइनस √2 किसके बराबर है। तो आप इसको हल करके देखते हैं हम लोग। 2 जोड़ √2 इंटू 2 माइनस √2। यहाँ पर अगर हम कहेंगे 2 जोड़ √2 है और ये है 2 माइनस √2 है, इसको अगर हम a मान लेते हैं कि ये a है, a बराबर 2 मान लेते हैं और b बराबर हम √2 मान लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस तरह के फॉर्म में आ गया। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसको इसी रूप में रखेंगे, a की जगह पर 2 और b की जगह पर √2, इस यहाँ पर रखेंगे हम लोग। तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, 2 दूनी 4, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो अभी हम लोग देखें √2 गुना √2 बराबर 2। ठीक है ना, तो 4 माइनस 2 यानी 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन में कहाँ है 2, ये पहला है, ये 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 7वां सवाल क्या है, ये देखिए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद किसको कहते हैं, हम लोग जानते हैं बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें 2 पद हो कम से कम, उसको बहुपद कहेंगे। पद मतलब क्या, x के साथ, y के साथ, z के साथ, किसी के साथ भी 2 पद हो, आपस में जुड़ा हुआ 2 पद हो, तो 2 पद या 2 से अधिक पद हो तो उसको बहुपद कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 4x है, 3x है, 7 है, मतलब इसमें 3 पद हो गया। ये बिना x वाला मतलब बिना वेरिएबल का है, ये वेरिएबल के साथ, ये वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल, इस तरह से इसमें 3 पद हो गया। यहाँ पर देखिए y और √2 है, मतलब इसमें भी 2 पद हो गया। यहाँ पर आप देखिए x y t, मतलब यहाँ भी 3 पद हो गया। यहाँ पर देखिए y है, इसमें भी y है, मतलब y दोनों है, मतलब इसमें एक ही पद है, एक ही पद है। ठीक है ना, तो एक ही पद है, ये बहुपद नहीं है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसमें बहुपद, ये तीनों बहुपद हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। यहाँ सवाल दिया हुआ है, निम्न में कौन त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती मतलब जिसमें घात 3 होता है उसको त्रिघाती कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, अब घात 2 का है, इसमें घात 2 है, इसमें घात 1 है, इसमें घात 3 है, तो आपका ऑप्शन सही ये हो जाएगा।
ये नवा सवाल है। इसमें है कि बहुपद 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो गुणांक हम किसको कहते हैं, जैसे 4x है, 4x स्क्वायर है, या 5y है, इसमें आप गुणांक किसको कहेंगे, या फिर -4x है, या -1/2y है। आप देखेंगे, हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसको एग्जांपल ले रहे हैं कि गुणांक हम किसको कहते हैं। गुणांक कहते हैं कि x जो है नॉन वेरिएबल और वेरिएबल, तो ये वेरिएबल जो है इसका नॉन वेरिएबल किसके साथ है, यानी 4, ये एक्स स्क्वायर ये 4 के साथ है, ये y किसके साथ है तो 5 के साथ है, ये x किसके साथ है तो -4 के साथ है, y किसके साथ है तो -1/2 के साथ है। लेकिन अगर कहा जाए वाई स्क्वायर किसके साथ है, तो जब ये किसी के साथ नहीं है तो एक शुरू में रहता है, यानी कि एक के साथ है। तो ये जो किसी के साथ जो हम लिख रहे हैं, जो हम ये बॉक्स बनाए हैं, ये सब गुणांक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो x का गुणांक 4x का गुणांक कितना है 4, -4x का गुणांक कितना है -4, -1/2y का गुणांक कितना है -1/2। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर किसी के साथ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये 2 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो 9th का जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, सेकेंड वाला, किसका गुणांक कौन सा गुणांक है, 1 है, ठीक है। यहाँ सवाल है 10वां, px बराबर 2x + 1 का शून्यक क्या है। तो शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे ये सवाल दिया हुआ है कि 2x + 1 का शून्यक क्या है, तो 2x + 1 बराबर 0 होना चाहिए, इसी को शून्यक कहते हैं। 2x + 1 बराबर 0 कब होगा, तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो ये हो जाएगा 2x + 1 को उधर ले जाते हैं तो हो जाता है -1, 0 - 1 यानी -1, x बराबर क्या हो जाएगा तो -1/2। आपका ऑप्शन सही क्या होगा, -1/2, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। शून्य का मतलब होता है कि जो भी दिया हुआ है समीकरण उसका मान 0 होना चाहिए। तो 0 कैसे लाएंगे हम लोग, इस तरह से लाएंगे हल करके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, -1/2। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। चलिए हम लोग भाग दे करके देखते हैं इसको। 3x² + x + 1 को हम लोग भाग देते हैं कितना से, x - 1 से। आप देखिएगा x के पावर यहाँ पर 2 है, हम लोग x से भाग देंगे तो कितना से भाग देंगे, x से। तो x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और ये x के पावर 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3x से जब हम करेंगे तो 3x के पावर 2 हो जाएगा। चलिए 3x इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा -3x, कितना हो जाएगा -3x। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग साइन को चेंज करेंगे तब हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्लस है, इसका भी प्लस है, तो इसका साइन को माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं यहाँ पर लिख करके। जब इसका साइन माइनस करते हैं तो इसका प्लस हो जाता है। अब ये और ये कट गया, यहाँ बच गया x प्लस में है, 3x भी प्लस में है, ये हो जाएगा 4x + 1। अब 4x + 1 को हम लोग x - 1 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, तो ये 4x बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा +4 से, हम लोग 4 से, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट -4 से ही कर देते हैं, क्योंकि -4 से कर देंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -4x और माइनस और 4 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये 4 हो जाएगा। अब इसको और इसको काट दिए तो 1 और 4 ऐड होकर के कितना हो जाएगा 5। तो आपका शेषफल कितना बचा, 5 बचा। आप देखिए किसका ऑप्शन सही है, तो ये 3 ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ये 11वां सवाल का जो था शेषफल कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। आप इस तरह से हल करके बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पर 2 चर किसको कहते हैं, एक चर x होगा, दूसरा चर y होगा, या x होगा z होगा, मतलब a b c कुछ भी होगा, मतलब इस तरह से 2 संख्या चर होगा। अचर और चर किसको कहते हैं, जैसे 4x लिखा हुआ है तो ये हो गया चर और ये हो गया अचर, ये हो गया चर और ये हो गया अचर। चार क्या चीज है, तो अचर मान है। तो इस तरह से जो किसी भी अचर संख्या के साथ, यानी प्राकृत पूर्ण जो भी संख्या है 1 2 3 4, इसके साथ कोई चर जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं चर संख्या। कौन हो गया, चर मान हो गया ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चर संख्या निम्नलिखित में 2 चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण तो सब है, लेकिन 2 चर वाला कौन है, तो इसमें देखिए 2x है, इसमें कहीं और नहीं है, यानी कि ये 1 चर वाला रैखिक समीकरण है ना। इसमें क्या है, 1 चर है, ठीक है। इसमें से देखिए 3x + 2 है, यानी कि यहाँ भी 1 चर है, ठीक है। 5 = 2x है, तो यहाँ 2x केवल 1 चर है,
ठीक है, एक ही x लगा हुआ है, यहाँ पर 2x और y है, मतलब ये x भी एक चर हो गया और यहाँ y दूसरा चर हो गया, तो ये 2 चर वाला हो गया। ठीक है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण 2x + y हो गया। आपका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? x - y = 2 का हल है। तो आपको हल यहाँ पर आपको ऑप्शन से लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि x - y = 2 का हल आपको कुछ और नहीं दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है कि x - 2 का हल क्या होगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन से लगा करके सबको देखिए, जैसे x के जगह पर 2, y के जगह पर 1, इस तरह से सबको रख करके देखना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसको रख करके देखते हैं। x - y = 2, x के जगह पर हम क्या रखेंगे? 2, और y के जगह पर क्या रखेंगे? 1। तो 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, जबकि ये सही नहीं है। ठीक है ना। ऑप्शन हम रखते हैं 2, तो 2 में हम लोग क्या रखेंगे? ऑप्शन 2 में क्या है? 4 और 2, x की जगह पर रखना है 4 और y की जगह पर रखना है 2, इसके बराबर 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x - y = 2, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन सही है। इसको भी लगा करके देख लेते हैं। x की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 - 2 1 होता है, जो कि नहीं है। यहाँ पर 1 - 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, जो कि नहीं है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल से सोल्व करना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि हम अभी 9th और 10th क्लास का ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास में आप लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपके पास लिंक पहुंचेगा। तो आप ऑनलाइन क्लास में जुड़िएगा, जिस टाइम में ऑनलाइन क्लास चलेगा उस टाइम में आप जुड़िए, या फिर आप वीडियो को देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का आपको बस एकदम सिंपल वे में सारा चीज हम मैथ का सिंपल वे में बताने वाले हैं। आपको सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 10th का बोर्ड एग्जाम हो या 9th का एग्जाम हो, आपको यहाँ पर मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा और तीनों सब्जेक्ट का ट्यूटोरियल पूरा मिलेगा। आपको ट्यूशन वगैरह कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसको पढ़ते रहिए। अगला सवाल देखते हैं, 14वां नंबर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे x + y = 5, इस तरह से अगर 2 चर दिया हुआ है तो इसी को कहते हैं 2 चर। इसमें अगर 4x + 3y = 15, इस तरह से कुछ भी समीकरण दिया हुआ है, इसको हम कहेंगे 2 चर है। यहाँ पर ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है? तो इसमें अगर हम किसी का मान कुछ भी बैठाएं तो मान बढ़ते जाएगा, और इसका हल 1 या 2 या 3 नहीं हो सकता है। x का वैल्यू कुछ भी बैठा सकते हैं, y का वैल्यू कुछ भी बैठा सकते हैं, तो इसका हल कितना होता है? अनंत होता है। इस सवाल में दिया हुआ है बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। आप चतुर्थांश देख रहे हैं, बिंदु को देखना है तो हम इस तरह से देख लेंगे ग्राफ में। तो ग्राफ में इसको 0 मानते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखेंगे। इधर जब हम चलते हैं तो ये होता है माइनस का पोर्शन, -1 -2 -3 -4 -5। इधर जब आते हैं तो इसमें भी माइनस का ये पोर्शन होता है। यहाँ भी हम लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5। अब हमको देखना ये है कि हम किसको कौन चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसको कहते हैं प्रथम, ये प्रथम चतुर्थांश हुआ। ये द्वितीय, इधर को कहते हैं द्वितीय, ये हो गया तृतीय, और इसको हम कहते हैं चतुर्थ। ठीक है, तो ये चतुर्थ हो गया। अब हमको देखना ये है कि -3 और -5 जो है वो किस चतुर्थांश में आता है। तो हम इसको x एक्सिस मानते हैं और इसको y एक्सिस मानते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेते हैं x एक्सिस पर, कोई भी हमको जब बिंदु लेना है तो x एक्सिस पर हम लेते हैं। तो ये -3 x एक्सिस का है, -3 जो लिखा हुआ है x एक्सिस का है, और -5 जो लिखा हुआ है y एक्सिस का है। ठीक है, तो x एक्सिस में -3 कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है, और -5 y एक्सिस में -5 देखेंगे तो -5 यहाँ पर आता है, -5। ठीक है, तो ये दोनों हुआ, मतलब ये जो आया यहाँ पर आया, ये बिंदु आया कहाँ पर? यहाँ पर आया। -3 और -5 जो बिंदु आया ये यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये किस चतुर्थांश में है? ये तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हल हुआ कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है? -3 और -5, तो ये तृतीय चतुर्थांश में है। इसका सही आंसर तीसरा होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए 16वां सवाल है कि बिंदु C का निर्देशांक है, यानी कि इस ग्राफ जो दिया हुआ है, इस ग्राफ में बिंदु C यहाँ पर है, इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे हम लोग।
तो निर्देशांक लिखने का तरीका है कि पहले एक्स एक्सिस लेते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में ये देखिए बिंदु सी कहाँ पर है, -5 के पास है, -5 के पास है। और वाई एक्सिस में कहाँ पर है, तो ये 2 के पास है। तो ये (2), यानी कि आपका आंसर यही होगा, -5 2 कहाँ पर है, देखिए फर्स्ट में है, आपका ये आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां। ये सवाल है, इसमें दिया हुआ है कि 105 डिग्री का संपूरक कोण है। 105 डिग्री संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण हम जानते हैं हम लोग कि संपूरक कोण में क्या होता है, दो कोण मिल करके 180 डिग्री होते हैं संपूरक कोण में। तो आप यहाँ पर देखिए 105 डिग्री का संपूरक कोण, मतलब यहाँ पर आप 105 डिग्री भर दिए, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे तो दोनों मिला करके 180 होगा। तो आप सीधा 180 माइनस 105 कर दीजिए, बराबर जो होगा वही आंसर आपका हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 180 में से 105 घटाएंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं? अभी हम देखे थे पिछला सवाल में कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा था तो उसको संपूरक कोण कह रहे थे, संपूरक। और दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है, ये दोनों कोण मिलकर के 90 डिग्री होता है, तो इसको हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ये परिभाषा ही है पूरक कोण का कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को पूरक कोण कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरक कोण। ये देखिए 19वां सवाल है कि आकृति AOB एक सरल रेखा है। देखिए AOB एक सरल रेखा है, तो x का मान क्या होगा? यहाँ पर x है, इसका मान क्या होगा? आकृति में दिया हुआ है, देखिए एक सरल रेखा है, सरल रेखा में क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर पूरा कोण 180 डिग्री का बन रहा है। आपको ये कोण दिया हुआ है BOC बराबर 82 डिग्री दिया हुआ है, और AOC यानी x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से, क्योंकि 180 डिग्री दोनों कोण मिल करके है, एक कोण 82 डिग्री है, तो हम लोग इसको निकालने के लिए x बराबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग अब घटाते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 में से 2 खर्च 8, यहाँ बच गया 7, 17 में से 8 खर्च 9, 98 डिग्री। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 98 डिग्री। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 20वां सवाल क्या है। ये सवाल 20वां सवाल दिया हुआ है कि आकृति में x का मान होगा। आकृति कैसा है, देखिए ABC एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका ये D तक बढ़ा हुआ है, BC रेखा D तक बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक y कोण बन गया। ये y कोण x है, इसी का मान आपको निकालना है। तो y कोण जो होता है, y कोण का मान जो होता है अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है ना। अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप जान रहे हैं अंतः अभिमुख कोण कौन है, ये y कोण है, इसका अंतः अभिमुख कोण ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 80 है, ये 20 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 80 और 20 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये दोनों को जोड़िए 100 डिग्री होता है। तो यही आपका आंसर होता है। देखिए 100 डिग्री कहाँ है इसमें, ये 3 नंबर है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 21वां सवाल देखते हैं क्या है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये हम लोग जानते हैं, ये थ्योरम भी है हमारे पास पढ़ने के लिए कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है। आप जानते हैं कितना होता है, आपको सबको पता है, कमेंट कीजिए कितना होता है। तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप सबको ही जानते हैं और सबको पता होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन दूसरा होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी नहीं है। तो त्रिभुज सर्वांगसम कब कब होते हैं, इसके लिए 4 हमारे पास नियम होता है, 1 2 3 और ये 4 कसौटी होता है त्रिभुज की सर्वांगसमता का। पहला कसौटी होता है भुजा कोण भुजा, जिसको हम लोग कहते हैं भुजा कोण भुजा। ठीक है, भुजा कोण भुजा, जिसको हम लोग कहेंगे भुजा को साइड एंगल साइड, SAS। दूसरा कसौटी जो होता है कोण भुजा कोण। ठीक है, कोण भुजा कोण, मतलब पहला त्रिभुज का कोण दूसरा त्रिभुज के कोण के बराबर, भुजा दूसरा त्रिभुज के बराबर, इस तरह से कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड और एंगल,
ये दूसरा कसौटी होता है। तो पहला कसौटी एस ए एस, आपका एस ए एस यहाँ है। दूसरा जो कोण भुजा कोण यानी ए एस ए, यहाँ एस ए है। तीसरा कसौटी होता है वो होता है भुजा भुजा और भुजा, तीनों बराबर होना चाहिए, यानी कि ये साइड हो गया, साइड साइड साइड, ये तीनों बराबर होता है तो ये सर्वांगसम त्रिभुज होता है। चौथा कसौटी जो होता है वो होता है आर एच एस, ठीक है, आर एच एस, यानी कि राइट एंगल एक होता है 90 डिग्री का, एक रोम्बस होता है और एक साइड बराबर होता है। तो इस तरह से जब होता है तो वो भी भुजा बराबर होता, मतलब त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए तीसरा एस एस ए, ये नहीं है, मतलब ये भुजा कसौटी नहीं है, ठीक है, सर्वांगसमता की कसौटी नहीं है। तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा। सवाल था कि सर्वांगसमता की कसौटी नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा तीसरा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल ये दिया हुआ है, तो इसमें सवाल कि यदि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और ए बी बराबर पी क्यू हो तो कौन सी कसौटी सही होगी। मतलब त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, कोण भुजा कोण के अनुसार सर्वांगसम है ना, कोण बराबर है, दो कोण और एक भुजा, यानी कोण भुजा कोण के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो उसमें हम त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे, त्रिभुज का नाम लिखने पर यह सवाल है। तो देखिए दो त्रिभुज हम बनाते हैं, पहले एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, ये इसको हम लिखते हैं ए बी सी, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी है तो कोण ए कोण पी के बराबर है। देखिए कोण ए यहाँ पर है, मान लीजिए इसको हम पी क्यू आर लिखते हैं, ठीक है, तो कोण ए कोण पी के बराबर है, ये बराबर है आपस में, ठीक है। इसको हम दो लाइन खींचते हैं, ये दो लाइन खींच दिए, ठीक है, यानी कि कोण ए और कोण पी बराबर है, ठीक है। अब हम बी और क्यू के बराबर करते हैं कि बी क्यू के बराबर है, ये जो भुजा है ये कोण है, ये कोण के बराबर है, यानी बी और क्यू बराबर है आपस में। ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी देखिए यहाँ पर है, ये भुजा है, और पी क्यू ये भुजा है, ये भुजा बराबर है। तो जब हम लिखते हैं कोण का नाम, तो जैसे हम शुरू करेंगे, अगर यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ भी हमको ऐसे ऐसे लिखना होगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं, देखिए इधर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर सब में लिखा हुआ है, तो हम इसके इसी तरफ से यानी सेकेंड वाला जो त्रिभुज है उससे शुरू करते हैं, पी क्यू आर। अगर पी यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसको भी यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, पी के बाद हम क्यू के पास आ रहे हैं तो पी के बाद ए के बाद बी के पास आना पड़ेगा, और लास्ट में हम आर लिख रहे हैं तो लास्ट में इसका भी सी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर सर्वांगसम ए बी सी। देखिए ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर, यहाँ पर ए बी सी अब किसी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन सही ये होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर लिखाएगा, और बाकी कोई नहीं लिखाएगा। आप सी बी ए त्रिभुज, ये सी बी ए भी है, लेकिन इस तरह से नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये सर्वांगसम हुआ है उसी तरह से यहाँ भी हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। 24वां सवाल है कि एक चतुर्भुज के तीन कोणों का मान 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री है, तो चौथे कोण की माप क्या होगी। आप जानते हैं चतुर्भुज में चारों कोण मिल करके कितना होता है, तो त्रिभुज के दुगना होता है, क्योंकि त्रिभुज का दो भाग होता है उसमें, तो त्रिभुज का दुगना मतलब 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो चतुर्भुज में कितना होगा, 360 डिग्री चारों कोण मिलकर के होगा। तो चार कोण अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, चार कोण, ये चार कोण है, ये चारों को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं चारों कोण को जोड़ करके 360 होता है कि नहीं। यहाँ 110 डिग्री है, एक 82 डिग्री है, एक 68 डिग्री है, और ये नहीं है कि इसको पता नहीं कितना है, लेकिन चारों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा, ठीक है, ये 360 डिग्री होगा चारों को जोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद 360 में से घटा देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए जोड़ के देखते हैं। 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 6 8 6 14 और 1 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 260 हो गया, प्लस ये वाट है बराबर 360 डिग्री। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री में से हम क्या कर देंगे, 260 डिग्री को घटा देंगे, बराबर 100 डिग्री बचेगा, यही आपका आंसर होगा, चौथा कोण होगा 100 डिग्री यहाँ पर है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो सवाल में क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी बराबर 135 डिग्री, तो कोण बी की माप क्या होगी। आप एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, इस तरह से समांतर चतुर्भुज होता है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कोण डी, मान लीजिए कि
ए बी सी डी, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये डी 135 डिग्री, मतलब ये 135 डिग्री है। तो कोण बी, इसका मान क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का ये गुण होता है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब ये डी 135 है तो बी भी 135 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा? 135 डिग्री कहाँ है? ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही कौन होगा? ये तीसरा नंबर 135 डिग्री। इस तरह से आप लोग सभी कोई सही सही बनाए होंगे, हमको पूरा विश्वास है। ये तो मैं एक हल बता रहा हूं कि आप उसको देख लीजिए कि आप सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, आप मिलान कर लीजिए। ये 26वां सवाल है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज होता कैसा है पहले उसको हम देखते हैं। तो समचतुर्भुज में सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो इस तरह से समचतुर्भुज बना। ये समचतुर्भुज का विकर्ण, ये विकर्ण होता है आपस में, ये विकर्ण परस्पर होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री सब बनाते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर एक दूसरे को काटते हैं, लंब पर काटते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब ये लंब हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 27वां सवाल क्या है। देखिए 27वां सवाल है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में होते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक ही आधार जो लिखा हुआ है, मतलब आधार यही है। ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं, मतलब ये समांतर रेखा और आधार के बीच। अब यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज बनेगा, जैसे मान लीजिए कि एक ही आधार है, मान लीजिए कि यहाँ हम ए और बी यहाँ पर ले लें और इससे समांतर चतुर्भुज बना दें। ठीक है, इस तरह से समांतर चतुर्भुज बना दें, ये सी और डी हो गया। ठीक है, और इसी पर हम एक और समांतर चतुर्भुज बना दें, यहीं से देखिए इस तरह से समांतर चतुर्भुज बना दें इस तरह से। ठीक है, ये मान लीजिए कि ए बी, ये ई और एफ बना दिए। तो ये जो चतुर्भुज बना, ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज बना, ये दोनों एक ही आधार है और एक ही समांतर भुजा के बीच में बना है। तो ये दोनों जो चतुर्भुज बना, ये चतुर्भुज बना, ये चतुर्भुज बना, ये दोनों चतुर्भुज में क्या समानता होगी वही पूछा जा रहा है सवाल में आपको। तो ये दोनों चतुर्भुज में समानता ये होता है, ये बड़ा और छोटा नहीं होता है, दोनों बड़ा और छोटा या आधा नहीं होता है, ये बराबर होता है। इनके जो क्षेत्रफल होंगे ना हर समय बराबर होंगे, मतलब एक ही आधार पर अगर बन रहा है और एक ही समांतर भुजा के बीच में बन रहा है चतुर्भुज और वो समांतर चतुर्भुज, तो उनके क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप देखें। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे? एक समचतुर्भुज है, हम समचतुर्भुज एक बनाते हैं इस तरह से समचतुर्भुज, और इसका जो विकर्ण है देखिए विकर्ण होता है। ठीक है, इसका विकर्ण है 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये लंबा वाला विकर्ण है 14 सेंटीमीटर का है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल के बराबर हम लोग जानते हैं, हमारे पास सूत्र भी है कि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है ना, विकर्णों का गुणनफल, ये हमारे पास सूत्र है इसका निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का। तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ये 14 गुना 5 है ना, 7 बार में कट जाएगा, 7 और 5 35 हो जाएगा आंसर। गुना इसका करेंगे तो 7 × 5 = 35, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 35। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को बना लीजिए। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 29वां सवाल है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होगा? तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, कौन चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? जो एक वृत्त के अंदर इस तरह से अगर हम बनाते हैं चतुर्भुज तो इसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो ये चक्रीय चतुर्भुज बनता है और इस चक्रीय चतुर्भुज में ये और ये कोण मिल करके 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 29वां का सही? 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसमें ये वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना दिए तो वो चक्रीय चतुर्भुज है और आमने सामने के कोण मिल करके 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 30वां सवाल है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं? वृत्त, जैसे हम एक वृत्त बनाते हैं और इसमें एक केंद्र होता है, और जीवा किसको कहते हैं? तो केंद्र से होते हुए, मतलब ये इस तरह से जो खिंचाता है रेखा, ये जीवा कहलाता है। ये सब जीवा है। ठीक है, ये सब क्या है? जीवा है। तो सबसे बड़ी जीवा जो खींचेंगे हम, वो केंद्र से होते हुए जाता है और इसको हम कहते हैं व्यास, यानी कि ये त्रिज्या यहाँ से त्रिज्या, दोनों त्रिज्या मिलकर के एक व्यास बनाता है। ठीक है, तो 2 त्रिज्या यहाँ पर मिल गया, बीच में यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं।
ठीक है। और ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, फिर ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक मिलकर के पूरा व्यास बनता है। और यही होता है क्या चीज, सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा कौन हो गया, व्यास होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर सवाल है, 31वां सवाल है कि पटरी और प्रकार की सहायता से खाली जगह कोण की रचना संभव नहीं है। मतलब पटरी और प्रकार से हम ये चारों कोण में से कौन किस कोण को नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पटरी किसको कहते हैं, प्रकार किसको कहते हैं। हम एक लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम पटरी करते हैं, मतलब स्केल। स्केल को ही पटरी कहा गया है। प्रकार किसको कहा गया है, जिससे हम लोग डेढ़ सुइया, जिससे हम लोग एक ये पेंसिल लगाते हैं और एक तरफ नोक रहता है। पेंसिल के नोक से अगर हम किसी बिंदु पर कोण बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पेंसिल का ये डेढ़ सुइया का नोक रखते हैं और एक तरफ हम पेंसिल को घुमाते हैं इस तरह से, तो इस तरह से चांद जैसा आकार बन जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम पेंसिल ये डेढ़ सुइया का नोक रखते हैं और एक बार जब हम काटते हैं तो ये कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा बार जब हम काटते हैं तो यहाँ पर जब काटेंगे तो ये जब हम लाइन खींचेंगे तो ये 120 डिग्री का कोण बनेगा। ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम इस दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का भी तरीका है कि डेढ़ सुइया का नोक यहाँ रखिए और इस तरह से ऊपर काटिए, फिर यहाँ रखिए और इस तरह से इसको काटिए। जहां पर ये कटता है उसको इस तरह से मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि 120 और 60 को जोड़िए और 2 से भागा दीजिए तो 90 आएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब हम 90 डिग्री और ये देखिए 90 डिग्री और 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है। तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री को जब हम डिवाइड करेंगे, जिस तरह से डिवाइड भी करने के लिए बताया उस तरह से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। और 45 और 90 को जब हम डिवाइड करेंगे, हमको लाना है 37.5 डिग्री। तो 37.5 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 और 60 को डिवाइड करेंगे। 90 और 60 को डिवाइड करेंगे तो 90 और 60 को डिवाइड करेंगे तो ये जोड़ेंगे 90 और 60 और 2 से भागा देंगे, आप देखिएगा 75 डिग्री बनेगा। और 75 और 0 को फिर डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 37.5 डिग्री। 75 और 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 37.5 भी आपका प्रकार की सहायता से बन जाएगा। ठीक है, आप देखिए 22.5 को हम लोग 45 डिग्री बना है, 45 और 0 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका 22.5 भी बन जाएगा, क्योंकि 45 और 0 के बीच में एकदम बीचों बीच है, जब डिवाइड करते हैं तो 22.5 आता है। ठीक है, ये 22.5 बन गया, 37.5 बन गया। अब देखिए 67.5 बनता है कि नहीं बनता है, उसके लिए आप देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 60 और 75 को हम डिवाइड करेंगे। 60 देखिए 60 जोड़ 75 बटा 2, इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये 5 7 और 6 13 135 बटा 2, इसको अगर भाग देखिए तो 2 छक 12 1 15 2 सत्ते 14 67.5, यानी कि 60 और 75 को डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, 67.5 भी बन जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। 40 डिग्री नहीं बनता है, तो आपका जो और आंसर होगा यहाँ पर कि संभव नहीं है, तो ये 40 डिग्री कभी भी संभव नहीं है। 40 किसी को हम डिवाइड करके नहीं बना सकते हैं, यानी पटरी और प्रकार की सहायता से 40 डिग्री का कोण हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। वो बनेगा कैसे, तो चांद की सहायता से बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीरोन का सूत्र है। हीरोन का सूत्र से हम लोग त्रिभुज, जब हम लोग त्रिभुज का लंबाई जो तीनों भुजा बराबर नहीं होता है तो हम हीरोन का सूत्र लगा करके उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, उसी को कहते हैं हीरोन का सूत्र। और उससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये ए बी सी तीनों भुजा है, त्रिभुज का ये तीनों भुजा होता है और इसको हम फिर अंडर रूट करते हैं, तो यही हीरोन का सूत्र है, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन में है। ये ऑप्शन बी सही होगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए कोई और बच्चा लोग इसको मार दिया है, एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब प्लस नहीं होता है, यहाँ पर माइनस होता है, माइनस होता है सवाल में ना, ये फॉर्मूला में माइनस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 33वां नंबर सवाल कि एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, तब तक हम बताते हैं, आप कमेंट कर दीजिए। हम लोग देखेंगे कि किसका कमेंट पहले आता है, तो आप आंसर भी कमेंट कीजिए, कौन आंसर होगा इसका।
एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर है, 120 मीटर है और 22 मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानते हैं, तीनों भुजा को जोड़ते हैं, है ना, तीनों भुजा को जोड़ते हैं तो वो परिमाप निकल जाता है। इसका एक भुजा 122 है, एक भुजा 120 है और एक भुजा 22 मीटर है, तो इस तीनों को जोड़ेंगे, 2 2 4, 2 2 4 और 2 6 और एक 2, 264, मतलब इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 264 मीटर होगा। देखिए कौन कौन सही आंसर भेजे, 264 मीटर इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और आप इसको मार के भी आए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 34वां सवाल। जैसे ही हम सवाल लिखेंगे आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन आंसर सही होगा। देखिए 34वां सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई कितना होगा? आप जल्दी से कमेंट कीजिए, आपको पता है इसका आंसर, जल्दी कमेंट कीजिए कि कितना होगा, तब तक हम बताते हैं। जिसको पता है वो कमेंट कीजिए, टाइप कीजिए कि कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। आप कमेंट कीजिए तब तक हम बताते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप बराबर होता है, देखिए 3 गुना भुजा होता है, 3 गुना भुजा बराबर परिमाप होता है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का ये सूत्र है, 3 गुना भुजा बराबर परिमाप। तो 3 गुना भुजा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा? तो भुजा बराबर परिमाप बटा 3 हो जाएगा। परिमाप कितना है? देखिए 60 है, तो 60 बटा 3 हो जाएगा, ये 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, किसका किसका सही होगा 20 सेंटीमीटर? कमेंट कीजिए कि आप एग्जाम देकर के आए हैं, कौन कौन 20 सही बना के आए हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए 35वां सवाल है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन है, ये चारों में से कौन होगा? आप ऑप्शन देखिए, आप जब सही बना के आए हैं तो आप कमेंट भी कीजिए कि मेरा सही है कि गलत है। ठीक है, आप कौन सही बना के आए और सही आंसर क्या होगा, अभी आप इसको बनाइए और लिखिए, टाइप कीजिए कितना होगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं, तब तक आप भी बनाइए और कमेंट भी कीजिए। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो 96/6, 6 को इधर लाएंगे तो 96/6 हो जाएगा, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 दिया हुआ है। 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 96/6, इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 छक 36, 16, कितना हो जाएगा? 16। भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? ये भुजा बराबर हो जाएगा 16 का अंडर रूट। ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर। भुजा कितना निकला? 4 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, अब आयतन निकलना है कि घन का आयतन क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का घन यानी क्यूब। ठीक है, तो भुजा कितना है? 4 है, तो 4 का क्यूब यानी 4 चौका 16, चौका 64, 4 3 बार गुना होगा, 4 तिया 12 नहीं, 4 3 बार गुना होगा, 4 गुना 4 गुना 4 होगा, ये 64 हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये तीसरा सही हुआ। अब कौन कौन बनाए हैं आप कमेंट कीजिए कि मेरा सही हुआ था सर, इस तरह से। और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप देखिए। यहाँ देखिए 36वां सवाल है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है, ठीक है ना, r त्रिज्या है और ऊंचाई क्या है? h है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए बेलन इस तरह का होता है और वह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल ये वाला होता है, ऊपर और नीचे इसमें नहीं जोड़ना है। ठीक है ना, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये तीसरा सही हुआ। तो आप कौन कौन बनाए पाई स्क्वायर एच, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं 37वां। ये सवाल इसका पाई आर स्क्वायर एच होगा, ये सही हुआ। 37वां सवाल देखते हैं क्या है। 37वां सवाल है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है तो शंकु का आयतन क्या होगा? आप यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन, डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही है कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखना है हमको कि ऊंचाई h है, त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई l है, तो आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ एल का कोई जिक्र ही नहीं होता है फॉर्मूला में जब आयतन हम लोग निकालते हैं।
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तब इसका जिक्र होता है एल का, लेकिन यहाँ पर एल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर सही है, ये आपका सही होगा थर्ड नंबर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखते हैं। 38वां सवाल क्या है कि यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक गोला है और इस गोला को आधा कर दिया, मतलब अर्धगोला है, ये अर्धगोला मतलब काट दिया गया, ठीक है। तो ये गोला जब होता है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर ये गोला का होता है, गोला का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही इसको हम काटते हैं मतलब आधा ही बचा, ठीक है। तो आधा का वक्र पृष्ठ खोज रहा है, तो आधा जो बचा तो इसको भी हम आधा कर देते हैं, यानी 2 से इसको काट देंगे तो क्या बच गया 2 पाई आर स्क्वायर बच गया, ठीक है ना। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर आपका ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका था 2 पाई आर स्क्वायर का ना, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा पहला ऑप्शन। है कि एक वर्ग अंतराल 10-25 की उच्च सीमा है। तो आप जानते हैं ये सवाल बहुत ही निम्न स्तर का सवाल है। ऐसा सवाल तो 6ठा-7वां क्लास के पूछा जाता होगा। आप भी कमेंट कीजिए जल्दी से कि कौन इसका आंसर होगा। आप सही बना के आए होंगे सब कोई। ये होता है निम्न सीमा और ये होता है उच्च सीमा, ठीक है। तो निम्न सीमा 10 है और उच्च सीमा 25 है। बस इसमें आपको देखना है 25 कहां पर है। ये दो है आंसर, मतलब दूसरा ऑप्शन 25 इसका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल है कि यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। चित आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर चित आने की प्रायिकता, मतलब आने की प्रायिकता क्या होता है। जब सिक्का को हम उछालते हैं तो दो ही चीज हो सकता है, उसमें जो काउंटिंग संख्या होगा वो दो ही होगा। कौन कौन, तो पहला चित या पद, यानी कि दो ही होगा उसमें। तो जो दो होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, हर में लिखते हैं। जो जितने आने की संभावना है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। और चित आना है मतलब एक ही बार आना है, मतलब एक ही चीज को आना है, तो एक ऊपर लिखेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन 1/2 हो जाएगा, ठीक है, पहला हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इस तरह से आप देखें कि हम लोग 40 सवाल में कैसे हम लोग हल किए हैं। आपके जो सवाल है ये हमारे पास क्वेश्चन 9th क्लास जो अभी एग्जाम हुआ उसका पूरा क्वेश्चन है और इससे हम सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर करके हल किए हैं। आप अभी सभी क्वेश्चन का हल देखें। 40 में कितना नंबर लाए हैं आप जरूर कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि 40 में 40 कौन लाए हैं और कितना नंबर लाए हैं। सभी को कमेंट कीजिए। धन्यवाद।